11th क्लास का GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल पार्ट हम पढ़ेंगे पहले, तो इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं GOC। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, बड़ी क्रिस्प क्लास लूंगा आज की, सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। वो केमिस्ट्री जो कार्बन से रिलेटेड है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द केमिस्ट्री which deals with carbon and its compound। मतलब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, आप जानते हैं, 100 से ऊपर एलिमेंट है, 125 के आसपास एलिमेंट है। अब दिन ब दिन और डिस्कवरीज होती जा रही है, 129 हो चुकी हैं। उन सभी में से कार्बन को हमने खास इंपॉर्टेंस दी है, कार्बन की केमिस्ट्री को हमने खास इंपॉर्टेंस दी है, कार्बन के कंपाउंड्स को हमने खास इंपॉर्टेंस दी है। इसीलिए केमिस्ट्री में हमने उसको एक अलग सेपरेट जगह बना दी और 3 विंग्स में से एक विंग हमने केमिस्ट्री को दे दिया है और उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में डील करती है। अब सवाल आता है, सर अब इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं कार्बन को? हमें ये बताइए, इतनी इंपॉर्टेंस कार्बन को क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत वर्सटाइल है, मतलब कार्बन बहुत वर्सटाइल है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाने में मास्टर है। अगर आप बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं, जिसकी वजह से वो इतने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाने में महारत हासिल है। एक दो आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप। एक तो टेट्रावैलेंसी, मतलब हर कार्बन 4 जनों से जुड़ सकता है। तो सोचो, एक कार्बन अगर 4 जनों से जुड़ सकता है, वो दूसरे कार्बन से जुड़ गया, फिर वो 4 कार्बन से जुड़ गया, तो ये तो ना खत्म होने वाली चेन बन गई। यस, तो टेट्रावैलेंसी, 4 जनों के साथ जुड़ना। दूसरी बात, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स लंबी लंबी चेन बनाते हैं, बहुत स्टेबल होती हैं, 5, 10, 15, 20 कार्बन की चेन, बहुत स्टेबल होते हैं ये। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं कैटिनेशन। और तीसरी है कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड के अलावा और बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी को मल्टीपल बॉन्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। एक से अधिक तरह के बॉन्ड्स को ये बनाता है, फॉर्म करता है। डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ये कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से कार्बन को हमने स्पेशली एक अलग से विंग दे रखी है कि भैया तेरे कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा करेंगे। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से होती है, उसके बाद असली चैप्टर शुरू होगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये छोटा सा आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन का पहले एक छोटा सा ये है जो आपको पहले पता होना चाहिए। बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर यू शुड नो हाइब्रिडाइजेशन एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक बार फटाफट से रुख कर देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कितने ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है बॉन्डिंग के होते समय, बॉन्डिंग कर रहा है जब कार्बन, तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज कर रहा है, कौन कौन से अपने ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है कार्बन के द्वारा, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसमें एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल यूज होते हैं। एक s सबशेल यूज होता है और 3 p के सबशेल यूज होते हैं। इसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है इसे हम। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड को हम लोग हमेशा एक कम कर दो, एक बॉन्ड बढ़ गया तो एक ऑर्बिटल कम कर दो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है भाई कार्बन कहीं पर,
तो इसका मतलब एक और p कम कर दो, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत सिंपल और शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को ये ट्रिक सिखाई। कभी भी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक p कम कर दो sp2, एक और कम कर दो sp। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन चलता है। अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड याद करिए क्या था, हेड टू हेड ओवरलैप, जो मेन बॉन्ड था। हेड टू हेड ओवरलैप, जो दो एटम के बीच में मेन बॉन्ड होता है, मेन बॉन्ड, उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और मेन बॉन्ड के अलावा जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड से ओवरलैपिंग करता है, उसे हम कहते हैं साइड बॉन्ड, एडिशनल बॉन्ड, एडिशनल बॉन्ड, उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है, एडिशनल बॉन्ड को। इसका मतलब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये मेन बॉन्ड है, मेन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दोबारा से सुनिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक है, वन मेन बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, हमेशा याद रखिए अगर एक बॉन्ड है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, मेन बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है, सिग्मा। पर अगर कहीं पर कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हुए तो दो मेन बॉन्ड नहीं हो सकते, मतलब एक उसमें सिग्मा होगा और जो बच गया एक वो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि हमेशा मेन बॉन्ड एक ही होता है। इसी तरह से बच्चों अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी जो दो एक्स्ट्रा बने वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब बहुत खूबसूरती के साथ इस स्लाइड में हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को साथ शेयर करी है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी अगर एक ही बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो सिंगल बॉन्ड को हम रेफर करते हैं सिग्मा बॉन्ड से। अगर एक से अधिक बॉन्ड होते हैं, उसमें एक से अधिक बॉन्ड, एक से जितने भी अधिक बॉन्ड होंगे वो सारे पाई बॉन्ड में कंसिडर किए जाएंगे। और अगर जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, एक दूसरा जो एडिशनल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो एक ही सिग्मा होगा, दो एडिशनल बॉन्ड्स है तो दो पाई बॉन्ड्स होंगे। इस तरह से बात सारी चलेगी, इस तरह से सारा सिस्टम चलेगा। मैं आपको क्वेश्चंस करा के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे क्वेश्चन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछे और हर एक कार्बन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये पूछे, तो आप कैसे आंसर करेंगे? अगर आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन भैया सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देखिए सिंगल बॉन्ड, यस, तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाला sp3। ये वाला कार्बन आप देखिए, आप कहोगे सर इधर सिंगल बना रहा है तो क्या हुआ, एक भी डबल बॉन्ड तो है ना, एक भी डबल बॉन्ड, इधर सिंगल है छोड़, एक भी डबल बॉन्ड हुआ, एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो वो अल्टीमेटली बन गया sp2। इधर डबल बॉन्ड है, उधर सिंगल है, उससे कुछ फायदा नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड हुआ sp2। एक भी इधर सिंगल बना रहा है पर इधर तो ट्रिपल है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप लोग चेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड वाली sp3, डबल बॉन्ड वाली sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाली sp। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो सिग्मा को ऐसे दिखाते हैं, सीसी मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है। अगर आप चेक करवाए कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक, ठीक है, ये दूसरा, इधर इधर आप देखें, इधर वाले पे आ जाए, इधर दो बॉन्ड है। मैंने क्या सिखाया, दो बॉन्ड में से हमेशा एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा वाला पाई, यस, इसका मतलब दो हो गए। फिर तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा इधर एक ही बॉन्ड है, ये भी सिग्मा ही है। फिर इधर आ जाते हैं आखिरी पर, सर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तीन बॉन्ड में से एक ही सिग्मा है भाई, बाकी दो पाई है। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा कितने हो गए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो टोटल 1 2 3 4, 4 हो गए। अगर आपसे पूछे कोई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा है, तो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, हाइड्रोजन कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माना जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं CH4 में कितने कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड है, आप कहेंगे जितने हाइड्रोजन है उतने ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हर हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जितने हाइड्रोजन है, सबसे इजी है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से मैं यहां पर क्या काउंट करने वाला हूं, 3 हाइड्रोजन इधर है, एक इधर 4, एक इधर 5,
इधर एक भी नहीं, और एक इधर 6, तो टोटल 3 4 5 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे। तो कितने हाइड्रोजन और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है? 6। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 10। 10। और अगर आप मुझसे पूछे पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही होंगे भाई साहब, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। पाई तो हमेशा ही कार्बन कार्बन के बीच में होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पाई हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन का भी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो हमें पाई बॉन्ड देखने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पर जहां मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड में से आप जानते हैं एक सिग्मा हटा दो तो बचा कितना? 1 पाई। ठीक है, फिर आप इधर आ जाओ। सर इधर कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। सर 3 में से एक हटा दो, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो बचे कितने? 2 पाई। तो इसका मतलब यहाँ 1 पाई है और यहाँ 2 पाई है, तो टोटल मुझे कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 पाई है, यहाँ पर 2 पाई है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर में आ सकता है टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ, तो 10:3 ऐसे का क्वेश्चन आते हैं। तो आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए अलर्ट रहिए, ऐसे क्वेश्चन आना तय है भैया। एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल सर, इसमें सबसे पहले इस वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बता दूं मैं। सिंगल बॉन्ड है सर, sp3। इस वाले में सर ये सिंगल है, ये सिंगल है। सर आपने कहा था हटाओ, ये सब नहीं देखना, एक भी डबल बॉन्ड मौजूद है, हाँ है, तो बात खत्म, इतना बोलना ही नहीं है। sp2 एक भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, sp सीधे सीधे फैसला ऑन द स्पॉट करो, इतना सोचना नहीं है। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, हर जगह काम आएगी। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बता दो। इसके अलावा आप अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ एक, यही एक सिग्मा बॉन्ड है। सिर्फ मैंने जो बॉक्स बनाया है, सिर्फ एक ही कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के अगर सिग्मा बॉन्ड बताऊं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, गिन लिया करो हमेशा कितना हाइड्रोजन है। 3 और 1 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब टोटल 4। यहाँ पर तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है। जहां पे भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने आपको क्या सिखाया है? डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा है। इसका मतलब इसमें एक तो सिग्मा है और एक पाई है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? टोटल 1, और टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 6। और अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड हो गया 1। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे बड़ा तगड़ा कफ एंड कोल्ड हो गया। तो आप लोग मेरे ख्याल से पहली चीज समझ में आ गई। इस चैप्टर की पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं असली चैप्टर, कोर चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ना है हमें, कार्बन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम। देखो बड़ा, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका नाम जानना तो जरूरी है ना। आप एक नया फ्रेंड बनाते हो, सपोज करो आपको फ्रेंड का नाम ही नहीं पता, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसका मतलब फ्रेंडशिप स्टार्ट ही होती है, हम कहते हैं ना कि यार आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, सबसे पहले चीज ही यही पूछी जाती है। इसी तरह से हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एंटर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम का पता होना चाहिए भैया। ये सबसे पहली चीज आप लोगों को जाननी चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को पहचानना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतने कंपाउंड है, मतलब हर एक चीज जो तुम सोच सकते हो, वट एवर यू कैन इमेजिन दैट मे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो भी तुम सोच सकते हो, सर ऐसा हो सकता है 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 100 कार्बन, 200 कार्बन, बिल्कुल हर एक चीज जो तुम सोच सकते हो वो एग्जिस्ट करती है। तो सवाल आता है, इतने नाम तो याद करना मुश्किल है ना बहुत। सर कैसे कर लेंगे इतने सारे नाम? सर ये तो इम्पॉसिबल। तो इसीलिए एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोगों ने 10वीं में कर रखा है। IUPAC का क्या काम है? अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर एक विश्व की ऐसी संस्थान बनाई है, केमिस्ट्रियों की ऐसी संस्थान बनाई है, जिसका सिर्फ एक काम है, कंपाउंड्स के नाम को आसान करना।
कंपाउंड्स के नाम को कैसे आसान करेंगे, उन्होंने कुछ नियम बना दिए, कुछ प्रोटोकॉल बना दिए। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो तो इस तरह का नाम बोला करो, ऐसा हो तो इस तरह का नाम बोला करो, ऐसा है तो इस तरह का नाम बोला करो। इसका मतलब उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग नाम बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, मतलब आईयूपीएसी के नियम के अनुसार उनके नाम क्या होंगे। इसी को टॉपिक को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता, नेमिंग को ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। नाम रखने के नियम को, पद्धति को, नेमिंग को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग मतलब आईयूपीएसी की नियमों को अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि हम कंपाउंड्स के अलग अलग नामों को याद ना करें, नामों को समझ सकें। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली प्रमुखतः दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड होता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन मतलब जो खुला हुआ चेन है, जैसे कार्बन 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 ऐसे। और दूसरा क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन आपस में रिंग बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। एक जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, चार कार्बन खुले हुए, एक जिसमें कार्बन 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 चार कार्बन रिंग बना रखा है। तो इसका मतलब पूरे कार्बन के कंपाउंड्स को हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीकों से। एक ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। ये इनका दूसरा नाम है बच्चों, याद करना है। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ओपन चेन जिनके सिरे खुले हुए हैं। क्लोज चेन को हम लोग कहते हैं रिंग कंपाउंड्स। रिंग क्यों? क्योंकि ये रिंग में बनते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके डील करेंगे। पहले हम पार्ट 1 को डील करेंगे, फिर हम पार्ट 2 को डील करेंगे। मैं एक साथ दोनों को डील नहीं कर पाऊंगा, पार्ट एक एक करके डील करेंगे। पार्ट 1 ओपन चेन का, एलिफेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आईयूपीएसी nomenclature of एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का हमें नाम बताना है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो इनके कुछ नियम है, आप नियमों को अच्छी तरह से जान लो। और मैं हमेशा से कहूंगा ये नियम सिर्फ 11वीं क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th क्लास आगे जाकर बीएससी करेंगे, आप लोग जेई करेंगे, नीट करेंगे, किसी भी तरह से ये नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक आप लोगों से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। पर इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जैसे आईयूपीएससी कहता है, जैसे हमारे नाम के दो भाग हैं, जैसे फॉर से मेरा नाम का दो भाग है, शिशिर दास। ठीक है, तो शिशिर दास में पहला वाला भाग मेरा क्या बताता है, बहुत मतलब कम इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। शिशिर से मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। अगर आप कहते हैं मेरा नाम है नमन मेहता, किसी का नाम है नमन मेहता, तो मुझे नमन से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। बट इसी नाम का जो बाद वाला भाग है, जिसे हम पहले वाले भाग को हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स, और बाद वाले भाग को हम सफिक्स कहते हैं। बट नाम के बाद वाला भाग मुझे काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है। दास मुझे काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेहता मुझे काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि दास से मुझे पता लग रहा है कि यार इसकी कास्ट क्या है, इसका रिलीजन क्या है। उस रिलीजन से मुझे पता लगेगा ये कौन से रीजन को बिलोंग करता है, कौन सी जगह को बिलोंग करता है। उस रीजन से मुझे उसके फूड का पता लग सकता है। आप समझिए मेरी बात, उसके उसके ड्रेसेस का पता लग सकता है, उसके लुक्स का पता लग सकता है। सिर्फ एक कास्ट के बेसिस पर मुझे काफी सारी चीजें पता लग सकती है। फॉर से कुछ भी, जैसे अगर मुझे कोई कहता है यार नमन मेहता की जगह कोई नमन सिंह है, या नमन सिंह की जगह कोई नमन कौर है, कोई लड़की है, तो मुझे पता लगता है हाँ भाई ये पंजाबी गर्ल है, ये पंजाब में रहती होगी, उसका रिलीजन रीजन, कौन सा फूड खाती होगी, हाँ भाई इसका छोले भटूरा पसंद होगा इसको। वहीं पर अगर कोई मुझे कहता है भाई इसका नाम नमन शेट्टी है, देन आई विल से यस ये कहीं साउथ को बिलोंग करती होगी, इसे इडली डोसा ज्यादा पसंद होगा। ठीक है, मुझे उसके कल्चर के बारे में पता लग जाएगा, हाँ ये फेस्टिवल ये फॉलो करते होंगे, हाँ ये ट्रेडिशन होता होगा, ये कपड़े ये पहनते होंगे। इसका मतलब नाम के आगे वाला भाग तो नमन शमन कीनू पीनू कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बट नाम के पीछे वाले भाग से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। इसी तरह से आईयूपीएससी ने भी कहा बेटा कि हर कंपाउंड के नाम को दो भागों में बांट दो, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स कुछ और इंफॉर्मेशन देता है, सफिक्स कुछ और इंफॉर्मेशन देता है।
यूपीएससी कहता है कि किसी भी नेम का जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले वाला भाग, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पहले वाले भाग की बात करूं, प्रीफिक्स की बात करूं, तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कार्बन के नंबर के बारे में, कार्बन के नंबर के बारे में। जैसे अगर एक कार्बन है तो मिथ, अगर दो कार्बन है तो इत, अगर तीन कार्बन है तो प्रॉप, ये आप जानते हैं बचपन में करके आए हैं, ब्यूट 4 कार्बन को लेकर, पेंट कार्बन को 5 होता है, हेक्स होता है 6 कार्बन को लेकर, हेप्ट होता है 7 कार्बन होता है, ऑक्ट होता है 8 कार्बन होता है, नॉन होता है 9 कार्बन होता है, डेक होता है 10 कार्बन होता है, ठंडा रहेगा चाहिए, अनडेक 11 कार्बन, डूडेक 12 कार्बन, ट्राइडेक, क्वाड डेक, चलता रहेगा। ये कभी ना खत्म होने वाला हिसाब किताब है। आप कहोगे सर हमें कहाँ तक याद कर लेने, 10-12 तक याद कर लो, काफी है, इनमें कुछ खास नहीं है। बट जब मैं नाम के पीछे वाले की बात करता हूँ, नाम के पीछे वाला भाग होता है सफिक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी चीजें मुझे बताता है। जैसे ये मुझे बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मुझे क्या बताता है? नाम के पीछे एन होता है, पढ़ा है ना आपने, एल्केन, इथेन, ब्यूटेन, मतलब नाम के पीछे सिंगल बॉन्ड पढ़ा। अगर डबल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एल्कीन होता है ना, तो नाम के पीछे क्या सफिक्स लग जाता है? ईन लग जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो नाम के पीछे क्या सफिक्स लग जाता है? आइन लग जाता है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस तरह से होते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कह रहा है इथेन, तो मैं समझ गया 2 कार्बन है, स्वर से इथेन कोई मुझे कह रहा है। सर इथेन के इथ से मुझे पता लगा कि इसमें 2 कार्बन है, और एन से मुझे पता लगा वो सिंगल बॉन्ड है। या फिर मुझे नाम बनाना है सर, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सर 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, तो नाम इथीन बन गया। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इसके अलावा सफिक्स एक और चीज भी बोलता है, सफिक्स बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे आप लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप कर भी चुके हैं 10th में, जैसे अल्कोहल होता है तो नाम के पीछे ऑल लग जाता है, एल्डिहाइड होता है तो नाम के पीछे क्या लगता है? अल लग जाता है। ये पढ़े होंगे आपने। ऑन होता है तो नाम के पीछे आप पता लग जाएगा हाँ भाई कीटोन है। अगर ओइक एसिड है, याद करिए, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरह से आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का भी पता लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का आप लोगों को इंडिकेशन हो जाएगा। तो आप सफिक्स और प्रीफिक्स इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप बनाने की। ठीक है, तो इस तरह से सारा सिस्टम चलता है। इसका मतलब सर ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप होना या ना होना बिल्कुल इसके ऊपर तय होता है। तो इसका मतलब जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जिन कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होते उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और उनको हम हाइड्रोकार्बन बोला करते हैं, हाइड्रोकार्बन। जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, याद हो किसी को, अल्कोहल में ROH, OH होता था अल्कोहल, एल्डिहाइड में CHO होता था, COOH होता था एसिड में। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी होता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब दोबारा से अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करूं, एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करूं, तो एलिफेटिक कंपाउंड भी आगे चलकर 2 भागों में टूट चुके हैं। एक जिनमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। और एक फंक्शनल ग्रुप वाले, फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन है तो हम सिर्फ एन, इन और आइन यूज करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें ये वाले यूज करेंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तब ये वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे।
तो हम बारी बारी से करेंगे, बड़े तरीके से करेंगे, बड़े तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। हम लोग इसको दो भागों में बांट देंगे, एक नॉमेनक्लेचर का हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक फंक्शनल ग्रुप। तो हम करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन का, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। फिर फंक्शनल ग्रुप वाला अलग से टेकअप करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। मैं एक बार हायरार्की समझा देता हूं शुरू से। मैंने कहा कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। फिर ओपन चेन के अंदर गया मैं और मैंने आपको समझाया ओपन चेन भी आगे दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन वाले और एक फंक्शनल ग्रुप वाले। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप करेंगे, फिर पूरा ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा, फिर क्लोज चेन में एंटर करेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का। और रूल नंबर वन, रूल वन क्या कहता है? सबसे पहले रूल वन कहता है आइडेंटिफाई करो मेन चेन को, मेन चेन को जो लॉन्गेस्ट होगी, जो सबसे बड़ी चेन होगी, उसे हम कहते हैं मेन चेन। जो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो सीक्वेंस के हिसाब से लगाई गई हो, लगातार काउंट की जा सके नंबरिंग, उसे हम कहते हैं मेन चेन। तो आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूएशनल चेन। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूएशनल चेन मतलब ऐसी चेन जो लॉन्गेस्ट हो, लंबी और कॉन्टिन्यू में हो, लगातार हो, उसे हम कहते हैं पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा मेन चेन क्या है। जो भी मेन चेन में नहीं हो, क्या लिख रहा हूं, वट एवर लाइज आउटसाइड द मेन चेन will be considered as branched या फिर साइड चेन। उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड चेन कहेंगे या फिर साइड चेन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे रूल वन आपको समझ में नहीं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करो ये एक कार्बन की चेन है। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें सबसे लंबे कितने कार्बन लगातार हो सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन में, लॉन्ग चेन कितनी हो सकती है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4। अब 4 के बाद यहां से बट गया मेरा संसार। क्यों? क्योंकि 4 के बाद से ये भी 5 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है। কি করে পড়বে বাবা, তোমার মন এদিকে চলে যাচ্ছে, ক্লাসেও তুমি এরকম করো হবে, যখন কেউ ওইদিকে যাচ্ছে তোমার মন ওদিকে যাচ্ছে। আমি তো দেখছি না তুমি কি করছো, কিন্তু সে এখানেই দেখছে। 5 वो भी हो सकता है, 5 ये भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर क्या करें? अरे भैया लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, 5 वो लो 5 ये लो, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तरफ से 5 आ रही है। अगर ऐसा होता कि इधर एक कार्बन होता, ये 6 बनता, तो मैं कहता हाँ भाई यही मेन चेन हो, ये मेन चेन होगी 6 की। अगर ये मेन चेन होगी तो ये वाला साइड चेन हो जाएगा, साइड में आ रहा है, सिंपल सीधा सा लॉजिक। ठीक है भाई, ओके। मान लो अगर यहां पर होता तो मैं कहता भैया ये होती मेन चेन कॉन्टिन्यूएशन में 6 कार्बन की, ये साइड चेन में होता।
ये उस केस में साइड चेन बन जाता है। ये मेन चेन, मतलब मेन चेन सीधे हो सकती है, मेन चेन ऐसे हो सकती है, मेन चेन ऐसे हो सकती है, मेन चेन ऐसे ऐसे हो सकती है, मतलब लगातार होनी चाहिए बस मेन चेन। मुद्दा ये कॉन्टिन्यूएशन में हो, लंबी हो, बस मुद्दा ये कहता है। जरूरी नहीं है सीधी होनी चाहिए, नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा है 6 कार्बन वाला तो मैं कहूंगा भैया ये लॉन्ग चेन है, सिंपल सीधी बात है, और वो मेन साइड चेन हो गई, ब्रांचिंग हो गई, सिंपल सीधा सा लॉजिक। परंतु अगर सर ऐसा है तो क्या करें, तो आपके पास ऑप्शन है भैया, कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी ले लो। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसको 5 के बाद इसको 6 कर देंगे, तो भैया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 6 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। तो नियम कहता है कि भैया कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है तो नहीं हो पाएगी बात। इस बात को आपको ध्यान करना है, कॉन्टिन्यूएशन मेन है पर्पस। इसका मतलब ये होगा 5 कार्बन का चेन। अब ये हो गया 5 कार्बन का चेन, मतलब ये हो गया मेन चेन, ये हो गया हमारी मेन चेन, ये हो गई मेन चेन। तो ये हो गई हमारी साइड चेन या फिर ब्रांच्ड चेन, कुछ भी लिख दो आप। अब जब कार्बन ब्रांचिंग में होता है ना भैया, उसका नाम अल्काइल होता है, याद रखो। नोट लिख देता हूं, कार्बन इन ब्रांचिंग will be referred as alkyl। इसमें एल्क अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, मतलब पोजीशन मतलब एल्क का नाम चेंज होता रहता है। एल्क की जगह नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब अगर 1 कार्बन है तो एल्क की जगह मिथ आ जाएगा, तो नाम बन जाएगा मिथाइल। 2 है तो इथाइल, मिथाइल, इथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ऐसे ही चलता रहेगा, नाम के पीछे आइल आएगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए, ये चीज 1 कार्बन है ब्रांचिंग में, तो भैया इसका नाम है मिथाइल। ये आप लोग समझ चुके। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है तो भैया, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हुआ पेंटेन। एक भी डबल बॉन्ड होता ना तो नाम पेंटीन हो जाता, एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम पेंटाइन हो जाता, तो इसका नाम हुआ पेंटेन। अब नाम लिखेंगे कैसे, तो यहां से शुरू करते हैं रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 शुरू करते हैं। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 और रूल 3, दो रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल 2 कहता है कि नाम स्टार्ट कहां से होगा, ओपन चेन है तो ओपन चेन को यहां से भी स्टार्ट करते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकता हूं। ऐसे करूंगा तो मिथाइल चौथे कार्बन पर आ रहा है, नाम वहां से भी तो शुरू कर सकता था, 1 2 3 4 5, और ऐसे करूंगा तो मिथाइल सेकंड पर आ रहा है। तो सर क्या करें, कहां से करें, तो इसका मतलब हमें नाम कहां से स्टार्ट करना है, सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द एंड, एंड मतलब टर्मिनल, छोर, सिलेक्शन ऑफ टर्मिनल मतलब कहां से नाम को शुरू करें। इसके 3 पार्ट है। पहला लोएस्ट सम रूल, मतलब जहां से सम SUM सम ऐड करने पर सबसे कम आए। मतलब मैं आपको बताता हूं, यहां हम मिथाइल कौन से नंबर पर दे रहे हैं, 2, लोएस्ट नंबर आना चाहिए 2। यहां से करते तो क्या नंबर आता है, 1 2 3 4, 4 आता। यहां से कर रहे हैं तो 4 पर मिथाइल है, वहां से कर रहे हैं तो 2 पर मिथाइल है। लोएस्ट नंबर आना चाहिए, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट सम। सम का मतलब क्या, अगर जैसे मान लो दो दो होते हैं, 1 2 3 4, दो ब्रांचिंग होती है, एक ऐसे एक ऐसे, तो यहां से करते तो 1 2 3 4 5, तो कहां कहां पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है एक थर्ड पर और एक फोर्थ पर, तो उन दोनों नंबर का सम करोगे आएगा 7। पर अगर मैं यहां से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 पर आते ब्रांचिंग्स,
तो 2 और 3 का हो गया 5, तो कौन सा लोएस्ट सम है? ये वाला लोएस्ट सम है। तो लोएस्ट सम का मतलब है कहां से वो कम पड़ रहा है, कहां से वो करीब पड़ रहा है। जहां से वो करीब पड़ रहा है, कम है अमाउंट में, नंबर में, उसे हम कहते हैं लोएस्ट सम। अगर मान लो किसी केस में लोएस्ट सम रूल काम नहीं कर रहा, बताऊंगा कैसे काम नहीं करेगा, तो उस केस में अल्फाबेटिकल रूल देखना पड़ेगा। मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम चलेंगे, और कहीं पर अगर अल्फाबेटिकली भी नहीं आएगा तो वहां पर प्रायोरिटी आएगी। अब प्रायोरिटी को सबसे आखिर में समझाऊंगा, अभी नहीं। कि प्रायोरिटी मतलब मेन कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है, अभी इसके ऊपर हम रुख नहीं करेंगे, पहले इन दोनों रूल्स को हम समझें। पर उसी के साथ रूल 3 बोलना भी जरूरी है। रूल 3 क्या है? रूल 3 है while writing a IUPAC name, there should be no space, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। there should be no space, नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ, नो इन बिटवीन कैपिटलाइजेशन, मतलब बीच में कोई लेटर कैपिटल नहीं आएगा, पहला लेटर कैपिटल होगा बस, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। एंड आखिरी चीज, एंड आखिरी चीज, there will be a dash between a number and an alphabet while there will be a comma between, B/W का मतलब between है बच्चों, between टू नंबर। इसका मतलब अभी अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, अभी पैनिक मत करना। यूपीएससी नाम को लिखते वक्त ध्यान रखना है, नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके बीच में कोई कैपिटल नहीं होगा। और आप जब ऐसे लिखोगे ना, जैसे टू पे क्या है, मिथाइल है, तो टू और मिथाइल के बीच में डैश है। और मान लो आगे चलकर ऐसा आ गया, टू पे 2 बार मिथाइल है तो 2,2, जब 2 नंबर आएंगे तो डैश आएगा। ये चीज बताई जा रही है कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा और 2 नंबर के बीच में कॉमा आएगा, बस आप इसका नाम लिखने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, इसका नाम हम कहां से सेलेक्ट करेंगे? हम लोग इसका नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां से वो करीब पड़ रहा है, लोएस्ट पड़ रहा है, नंबर लोएस्ट है, करीब है। तो 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 2 पर मिथाइल। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम कहेंगे पेंट, और आखिरी में सभी सिंगल बॉन्ड है तो नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेन। 2 पे मिथाइल है, 1 कार्बन है, पेंटेन 5 कार्बन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आप देख पा रहे हैं सिर्फ पहला अक्षर एम मैंने कैपिटल लिखा है, बीच में कोई कैपिटल नहीं लिखा। आप देख पा रहे हैं बीच में कोई स्पेस नहीं डाला, और आप देख पा रहे हैं 2 और एम के बीच में मैंने डाला है डैश। ठीक है, चलिए तो एक और नाम करते हैं, फिर ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज करते हैं कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास, इस तरह का कंपाउंड। अब हमें देखना है सबसे पहले सबसे लंबी चेन कौन सी बन पा रही है। 1 2 3 4 5, 5 ऐसे भी 5 ऐसे भी 5, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं यहां से ना शुरू करके 3 4 कर दूं, नहीं, इससे अच्छा तो वही था। पर अगर मैं एक नया तरीका शुरू करूं, यहां से शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6, बात बन गई, 6 कार्बन आ गई, ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ मेरी लॉन्गेस्ट चेन, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन।
ये मेरी पेरेंट चेन हो गई, 6 कार्बन की पेरेंट चेन जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड है, 6 बॉन्ड सिंगल है, मतलब ये हो गया मेरा हेक्सेन। अब ये रह गया एक इधर मिथाइल और एक मिथाइल जो मेन चेन में नहीं आया। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, एरो मतलब यहां से स्टार्ट करा, 1 यहां से स्टार्ट करा, तो एक बार 3 पे मिथाइल है और एक बार 5 पे मिथाइल है। मैंने पोजीशंस को ऐड करके आ गया 8। अगर मान लो मैं नंबरिंग को वहां से स्टार्ट करता, लेट मी टेक अनदर कलर पेन व्हाइट। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता 1 2 3 4 5 6, तो एक बार 2 पे मिथाइल है और एक बार 4 पे मिथाइल है। अगर मैं नंबरिंग वहां से शुरू करूं तो 2 और 4 6। तो आप मुझे बताइए कौन से व्हाइट कलर वाला शुरू करना चाहिए या ब्लू कलर वाला, कौन सा नंबरिंग मुझे करना चाहिए बताइए तो। यस, क्योंकि ये लोएस्ट सम है, बिल्कुल सही, लोएस्ट सम है, लोएस्ट सम। तो व्हाइट वाला करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो व्हाइट वाले के हिसाब से 2 पे एक मिथाइल है, 4 पे एक मिथाइल है, तो नाम पड़ जाएगा 2,4। 2 है तो डाई मिथाइल, ये भी एक मिथाइल वो भी एक मिथाइल, 2 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। और फिर 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो इसका नाम पड़ गया 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी जल्दबाजी अपने दिमाग में नहीं करना, आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखना है। एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2, और मैंने जो 2 नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए। मैं हर स्लाइड पे 1-1 मिनट रोकूंगा, आपको यहाँ से एक एक चीज पढ़नी है और फिर उन एग्जाम्पल्स को देखना है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। मैं हर स्लाइड पे 2-2 मिनट रोकूंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है, कॉपी नहीं करना। आई विल शेयर दिस स्लाइड इनटू योर ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अभी आप सिर्फ इनको रीड करेंगे। ठंडे दिमाग से देखिए बेटा एग्जाम्पल 1 को, रूल 2 पढ़िए, रूल 3 पढ़िए, रिलैक्स, कुछ भी नहीं समझ में आया, कहीं भी नहीं है, आप पूछिए। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं, देखते हैं ये कैसे आप कोप अप कर पाते हैं। ये चीज शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की बन गई। क्या 5 से ज्यादा बन सकती है? यहां मोड़ देंगे अगर आप तो 5 ऐसे बन जाएगी, ठीक है। 5 से ज्यादा हो सकती है तो देख सकते हैं हम लोग। हाँ, मुझे मिल गई 5 से ज्यादा, कैसे, 1 2 3 4 5 6, मुझे मिल गई 6 की, 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन मिल गई, बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे हैं ये मेरे 6 कार्बन की मेन चेन बन गई, हेक्सेन बन गई। इधर एक कार्बन का अलग है, इसे हम कहेंगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है। और यहाँ पर तो 2 कार्बन है, ओ माय गॉड, यस, ये हुआ इथाइल। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, ओके। अगर मैं नंबरिंग को यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं इस टर्मिनल से शुरू करता हूँ, इधर इधर वाले छोर से शुरू करता हूँ जो मैंने करा है, तो एक बार 3 पर आ रहा है और एक बार 4 पर आ रहा है, मतलब टोटल बैठ रहा है आंकड़ा 7 का। लेट मी टेक अनदर कलर पेन, मैं ब्लू पेन को ले रहा हूँ और यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, 1 2 3 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन, और मैं नंबरिंग वहां से शुरू करता हूँ तो एक बार 3 पर आता है और एक बार 4 पर आता है। तो सर ये तो दोनों सेम है, यस माय डियर, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ एक सिमेट्रिकल।
जब दोनों तरफ से सेम बनता है तो सिमेट्रिकल बनता है। तो अब क्या करें सर, कहीं से भी शुरू कर दे इक्वल है, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। बट फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ से शुरू करूंगा तो मिथाइल पड़ेगा का पास, इथाइल पड़ेगा दूर, वहां से करूंगा तो इथाइल पड़ेगा पास, मिथाइल पड़ेगा दूर। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड में मुझे नहीं पता लग रहा है एक्चुअली में शुरू कहाँ से करना है। तो आइए एक बार इस रूल को पढ़ते हैं। जिस रूल में ये कहा गया है कि लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, पर अगर लोएस्ट सम रूल किसी कारणवश नहीं लगता तो आप जा सकते हैं अल्फाबेटिकल रूल पर। प्रायोरिटी मैंने बताया, अभी नहीं बताऊंगा मैं प्रायोरिटी वाला, अभी अल्फाबेटिकल और लोएस्ट सम रूल पे खेलेंगे। तो यहाँ पर लोएस्ट सम रूल नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल है, तो क्या कहीं पे भी नाम लिख देंगे। मान लो बच्चों अगर ये होता ऐसे, इधर भी मिथाइल होता उधर भी मिथाइल होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी शुरू कर देते, इक्वल है, दोनों मिथाइल है, आप लिखते 3,4 डाई मिथाइल, बात खत्म। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक तरफ इथाइल है और इथाइल ई से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमने मान्यता दी। और अल्फाबेटिकल मान्यता देते हुए जहां से इथाइल क्लोज पड़ रहा है, इथाइल कहाँ से क्लोज पड़ रहा है, अगर मैं ब्लू पेन में देखूं तो इथाइल 3 पर आ रहा है, अगर मैं ब्लू पेन पे देखूं तो इथाइल 3 पर आ रहा है, नहीं तो 4 पर आ रहा है। तो हमने देखा 3 पर से शुरू होना चाहिए, तो इसका नाम होगा 3 पर इथाइल, बिल्कुल सही, और 4 पर मिथाइल, बिल्कुल सही, और फिर आखिर में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम कहेंगे हेक्सेन, ये इसका नाम पड़ जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। नाम लिखते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हर बार नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आया, अल्फाबेट नंबर के बीच में डैश आया, पहला अक्षर इथाइल कैपिटल है, उसके बीच में कोई भी लेटर मैंने कैपिटल नहीं रखा, सारे लेटर स्मॉल रखे। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठंडे दिमाग से देखते रहिए। जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, इधर भी तो 3,4 बिल्कुल, अगर दो अलग अलग है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, जैसे ये होता अगर फॉर से, ये होता, ये एग्जाम्पल 4 बन गया हमारा। अगर ऐसा होता तो कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल। अच्छा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 3 पर भी मिथाइल 4 पर भी मिथाइल, तो 3 मिथाइल 4 मिथाइल अलग अलग नहीं लिखना होता। जैसे इधर 3 इथाइल था अलग, 4 मिथाइल था, यहाँ पे 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो एक साथ लिखो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, एक साथ लिखो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 6 का 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। তাও কেন দিচ্ছ 10টা? শুয়ে শুয়ে এখন মনে পড়ছে, इसको करिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्या कोई डाउट है, कुछ पूछना है? इनको बहुत अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हमने बड़ा क्रिस्प बात करी आज।